हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज की बात में आज की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बुरी खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस में इस साल का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है, सबसे बड़ा उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 केसेस सामने आए हैं। इस साल में एक दिन में कोरोना वायरस के इतने केसेस पहली बार आए हैं। पिछले 9 दिन से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यह फिगर 40,000 तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इसीलिए ये चिंता की बात है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है? तो मैं आपको इतना कंफर्म कर सकता हूं कि फिलहाल देश में कोरोना की सेकंड वेव जैसी कोई बात नहीं है। सेकंड वेव आई है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में। सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना की सेकंड वेव शुरू होने की खबर मिल रही है। फिगर्स फिर से पिछले साल जैसा ट्रेंड शो कर रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि देश में रोजाना कोरोना के जितने भी केसेस मिल रहे हैं, उनमें से 2/3, 2/3 से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र में होते हैं। और ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए रेड अलर्ट है, चेतावनी है। अगर अभी न सुधरे तो फिर पिछले साल सितंबर जैसे हालात हो सकते हैं, जब लॉकडाउन लगा था, जब हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, जब लाशों के ढेर लग रहे थे। और यह चेतावनी दी सीएसआईआर के डीजी शेखर मांडे ने। सीएसआईआर के बात पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीएसआईआर पूरे देश में बीमारियों के पैटर्न पर नजर रखता है। कोरोना किस स्ट्रेन के केसेस कहां ज्यादा आ रहे हैं, किस इलाके में कोरोना के फैलने का पैटर्न क्या है, सीएसआईआर फिगर्स के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर इन सवालों के साइंटिफिक जवाब तैयार करता है और फिर रिसर्च के बेसिस पर सरकार को आगे की रणनीति बनाने की सलाह देता है। इसलिए सीएसआईआर का यह कहना कि महाराष्ट्र में कोरोना की सेकंड वेव आई है, बहुत ही परेशान करने वाली बात है। ज़्यादातर नंबर आज के दिन भी अगर हम लोग देखें तो 1 या 2 राज्यों से ज़्यादातर नंबर हमें पाए जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नंबर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और ये ज़रूर चिंताजनक है। लेकिन बाकी राज्यों में अगर देखी जाए, कई सारे राज्यों में नंबर इतना नहीं बढ़ रहा है जिस तरह महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन वो चिंता सीमित होनी चाहिए जिन राज्यों में नंबर बढ़ रहे हैं। टेक्निकली पूरे भारतवर्ष में देखें तो किसी दूसरी वो नहीं कह सकते, लेकिन राज्य जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे जरूर हम लोग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में दूसरी वेव है। तो महाराष्ट्र में अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो वहाँ और भी बढ़ने की शंका होती है, क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है, लोग बाजार में जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे को कोरोना कॉन्टैक्ट करने की संभावना होती है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, जैसे कि आज के दिन महाराष्ट्र से कोई भी व्यक्ति इधर उधर जाता है तो RT-PCR रिपोर्ट कैरी करना जरूरी होता है। तो इसलिए इसकी वजह से संभावना कम हो जाती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो राज्य के भीतर ही बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, राज्य के बाहर जाने की संभावना वैसे कम है, क्योंकि जो स्टेप्स लेने चाहिए, जो कदम लेने चाहिए, सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम लिए हुए कि एक राज्य दूसरे राज्य में तेज़ी से ना फैले। जब तक महामारी हमसे दूर नहीं हो जाती, तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नियमित रूप से पालन करें और बहुत जोरी से लोगों को कहना पड़ेगा कि वैक्सीन ली हो, वैक्सीन नहीं ली हो, फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार उसको जारी रखें, क्योंकि महामारी दूर नहीं हुई है। महामारी जब हमसे दूर हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और NCDC हमें बताएगा कि अब महामारी कम हो गई है, उसी वक्त के बिहेवियर को हम लोग फिर दोबारा नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन तब तक इस बिहेवियर को जारी रखना बहुत 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 ज़रूरी है। अब सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में कोरोना की सेकंड वेव क्यों आई, कैसे आई, कहां से आई? महाराष्ट्र में कम से कम 15 जिले ऐसे हैं जहां हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। इन जिलों में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला है। हालात का अंदाजा आपको आंकड़े देखकर होगा। पिछले साल
जब कोरोना पीक पर था उस वक्त देश में एक दिन में 90,000 के करीब केसेस सामने आ रहे थे। तब भी महाराष्ट्र में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 24,000 केसेस आते थे। 1 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 25,000 केसेस दर्ज किए गए थे। लेकिन कल महाराष्ट्र में 26,000 नए मामले सामने आए थे और यह संख्या अभी तक एक दिन में कोरोना के मरीजों की सबसे बड़ी फिगर है। पहले देश में कोरोना का हर 5वां मरीज महाराष्ट्र से होता था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें हर 3 में से 2 मरीज महाराष्ट्र से हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब पूरे देश में करीब 40,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, उनमें से 25,000 से ज्यादा नए मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में डिटेक्ट हुए हैं और यह संख्या आज और भी बढ़ गई। पिछले 24 घंटे में भी महाराष्ट्र में कोरोना केसेस की संख्या 26,000 के पार चली गई और इसमें भी मुंबई, नागपुर, पुणे, इन शहरों का सबसे बुरा हाल है। पिछले 2 दिन में मुंबई में करीब 6,000 नए कोरोना मरीजों का पता चला है। मुंबई में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुवार को मुंबई में 2,800 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, जबकि आज 3,000 से ज्यादा नए मरीजों का पता चला है। एक दिन में 3,000 नए मरीज, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। यह मुंबई में कोरोना की इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी फिगर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है कि कोरोना फुल स्पीड में बढ़ रहा है? मैं इसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। असल में महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में लोगों ने कोरोना से डरना छोड़ दिया है। लोग मास्क लगाना छोड़ चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। इसी का असर है कि जो धारावी कोरोना से मुकाबला करने के मामले में दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गई थी, अब वही धारावी फिर से कोरोना का घर बन गई है। धारावी में 30 से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए, लेकिन इसके बाद भी धारावी में लोग बेखौफ होकर आराम से मार्केट में घूम रहे हैं, कोई डर नहीं। हम इस समय मुंबई के धारावी के 90 फीट रोड पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखें पीछे की तरफ कितनी भीड़ यहां पर मौजूद है। भारी संख्या में लोग यहां पे हैं। हालांकि धारावी में इसी तरीके की से भीड़ अक्सर रहती है। आप जब कभी भी आएंगे तो यहां पर इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। लोग दोनों तरफ की रोड पर आपको इसी तरीके से इकट्ठे होते नजर आएंगे। लेकिन अब बीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं और एहतियातन बरतें, नहीं तो केसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से लॉकडाउन जैसी नौबत भी आ सकती है। मुंबई की जो मेयर है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है कि लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी चिंता काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लाख कोशिशों के बाद भी मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगा देनी चाहिए, ये प्रस्ताव बीएमसी की तरफ से भेजा जा चुका है और उसकी सबसे बड़ी वजह इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है। बहुत से लोग यहाँ पर इस समय भी दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जा रहा है। मार्केट प्लेस में इस तरीके से लोग भीड़ लगा रहे हैं। ऐसी भीड़ में जाना, लोगों के बीच में तस्वीरें लाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स, हमारा कैमरा पर्सन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन्हें भी वायरस का खतरा है, उनके भी घर हैं, परिवार हैं, लेकिन आप तक खबरें पहुंचाने के लिए, मुंबई के लोगों को जागरूक करने के लिए ये तस्वीरें तो लाना जरूरी है। और ये तस्वीरें वाकई में चिंता में डालने वाली हैं। लेकिन इसके लिए अगर सिर्फ जनता को दोष दिया जाए तो भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पर मुश्किल वक्त में हालात को देखते हुए सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए थे। अगर लोगों को तकलीफ से बचाना है तो कुछ पाबंदियां सख्ती से लगानी ही चाहिए थी और उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। पहले से सारे ऑप्शन पर विचार होना चाहिए। सरकार में इतनी दूरदृष्टि तो होनी चाहिए, खतरों को भांपना तो आना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे ने यह नहीं किया। और अब जब हालात बिगड़ने लगे तो हड़बड़ी में फैसले लिए जा रहे हैं।
कहीं लॉकडाउन है, कुछ शहरों पर वीकेंड पर लॉकडाउन है, कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, कहीं नाइट कर्फ्यू है, तो कहीं मास्क ना पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। आपाधापी में सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुश्किल यह है, इसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा। मैं आपको दादर के मार्केट का हाल दिखाता हूं। ये एक और एग्जाम्पल है। जबरदस्त भीड़ है, पांव रखने की जगह नहीं है, लोगों के पास मास्क है लेकिन उनकी जेब में। कैमरा देखकर लोग मास्क लगा लेते हैं, रिपोर्ट से सवाल पूछते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, वरना किसी को कोई परवाह नहीं। कई तादाद में सुबह के वक्त भीड़ मौजूद रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं होता है, यही बात अक्सर ध्यान में आती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और गलियाँ काफ़ी छोटी है दादर स्टेशन के पास में। यही कारण है यहाँ पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित तरह से रहती है। एक दूसरे व्यक्ति के पास में तीसरा चौथा व्यक्ति मौजूद रहता है। यही कारण है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई नहीं किया जाता। और कोरोना का संक्रमण जिस तरह से मुंबई शहर में बढ़ रहा है, कल के आंकड़े जो रहे हैं वो अक्टूबर महीने में पिछले साल उसकी बराबरी करते दिखे हैं। 2877 पॉजिटिव केसेस मुंबई शहर में कल के दिन पाई गई है, जबकि महाराष्ट्र में 25,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या सब्जी मंडी में ये हो जाती है कि लोग जब यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो एक दूसरे से दूरी नहीं बना पाते। और ये दादर के मार्केट में इस तरह की भीड़ कोई आज नहीं जुटी। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। दादर के मार्केट में हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है। लॉकडाउन खुलने के बाद से ऐसी ही भीड़ रोज लगती है। इसकी तस्वीरें आज की बात में मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन ना महाराष्ट्र की जनता ने सबक लिया, न सरकार की आंख खुली। अब जब कोरोना ने फिर से हमला किया है, फिर से केसेस बढ़े हैं, तो सरकार भी परेशान है और बीएमसी भी परेशान है। कोरोना के बढ़ते फिगर्स को देखते हुए अब बीएमसी ने दादर की फूल मार्केट को शिफ्ट करने का फैसला किया है। दादर की मंडी को बीकेसी और सोमैया ग्राउंड में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बीएमसी ने मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने की रिकमेंडेशन भी सरकार के पास भेज दी। अभी मार्केट का हम सोच रहे हैं कि जो भीड़ वाले मार्केट हैं वो थोड़े बड़े बड़े मैदान में लेके, तो भीड़ रही तो भी सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करेंगे। ये हम कर रहे हैं। कल ही पुलिस महानगर पालिका राज्य सरकार की मीटिंग भी हुई है उसके ऊपर। रात को जो हमारे ये रहते बीचेस और हमारे प्रार्थना स्थल या पब होटल, उसके ऊपर क्या करना है उसकी भी बातचीत चालू है। और मुझे लगता है रात को 11 बजे के बाद सुबह तक बिल्कुल भीड़ नहीं हो, या तो उसको कहते हैं ना कि नाइट कर्फ्यू, वो थोड़ा लगाना जरूरी लगता है मुझे। और ये सब करते हैं 100% हम लोग ना कम करने की जो ताकत लगा के काम करें वो यशस्वी हो जाए। इतना सब होने के बाद होश में आए तो क्या हुआ? कहावत है ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बीएमसी का रवैया ऐसा ही है। जब कोरोना फैल गया तो कदम उठाए जा रहे हैं। मार्केट में भीड़ तो पहले भी थी, मार्केट को पहले क्यों शिफ्ट नहीं किया? खैर, जब जागे तब सवेरा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आप दादर मार्केट के दुकानदारों की बात सुनिए। जैसे ही दुकानदारों को पता चला कि मंडी शिफ्ट हो सकती है तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दुकानदार कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है, लेकिन सरकार मार्केट को शिफ्ट करके गाड़ी को फिर से डिरेल करना चाहती है। अगर मार्केट शिफ्ट किया गया तो दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। हर किसी का रोजी रोटी वही है। अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो खाना किधर से मिलेगा? हम लोग को खाने का वांदा हो जाएगा। बाजार जाते खाने का वांदा हो जाएगा। हम लोगों को जब भी धंधा करेगा जब भी हमारा घर में खाना बनाता है।
फिर हम लोग क्या करेगा, मार्केट बंद होएगा तो उधर थोड़ी धंधा होगा, इधर ऐसा होता है, उधर थोड़ी वैसा होएगा, उधर नहीं होएगा, उधर मार्केट जाएगा तो बहुत असर करेगा, उधर मार्केट में जलेगा नहीं, 100 रुपए मिलने का मुश्किल हो जाएगा। वहाँ ट्रेनें नहीं चलती है, लोग यहाँ से ट्रेन में लेके जाते हैं, ये वहाँ ट्रेनें नहीं चलती है, बसेस नहीं मिलती है, रिक्शा में लोग इतना पैसा नहीं खर्चा कर पाते, एक तो धंधा चलता नहीं है, तो कैसे लोग काम अपना चलाएंगे, खाना पीना कैसे करेंगे। ये लोग बैठ के इधर माल बेचते हैं, आखा दिन बैठते हैं, तभी उनको रात की रोटी नसीब होती है। अगर बीएमसी उठा के वहाँ लेके जाएगी तो बीएमसी तो हफ्ता लेती है पूरा। दादर मार्केट के लोगों की बात सुनी तो हमारे संवाददाता परेशान हो गए। क्या होगा? वो फिर से मेयर किशोरी पेडनेकर के पास पहुंचे। किशोरी पेडनेकर ने कहा, लोगों की चिंता ठीक है, लेकिन जब रोजगार और जिंदगी में से किसी एक को चुनना हो तो जिंदगी को ही चुनेंगे। अगर जिंदगी रही तो दुकानदारी फिर चल निकलेगी। इसलिए अगर लोग खुद नहीं सुधर रहे तो फिर सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो बचानी है, जान है तो जहान है। ये देखने का टाइम नहीं है, आमदनी देखने का। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, बचे ही नहीं तो आमदनी किधर से बढ़ाएंगे। मुझे लगता है जैसा जैसा संकट गड़द हो जा रहा है कोरोना का, उसमें सबने सोचना चाहिए, अपना एक का खुद का पेट नहीं है, ऐसे बहुत से पेट है जो खाने वाले, उनको सावधानी करनी है, उनको संभलना है। तो मुझे लगता है सबने खुद को संभालना है। जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, स्पेशली पिछले 2 दिनों में जो केसेस आए हैं वो बहुत ज़्यादा है मैम। इसकी आप सबसे बड़ी वजह किस चीज़ को मानते हैं? ना, वजह तो मुझे लगता है हम जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। हाई राइज से अभी पहला स्लम से हाई राइज में गया, अभी हाई राइज से स्लम में आ रहा है। तो मुझे लगता है सबने खुद को खुद संभालना चाहिए। मैं जवाबदार, मैं खुद की जिम्मेदारी संभाल तो कम हो सकता है। मुंबई में जो तस्वीरें हमने धारावी में देखी, दादर में देखी, इस तरह की तस्वीरें कम से कम 20 इलाकों से हमारे पास आई हैं। अगर समय होता तो मैं आपको बहुत सारे इलाकों की इसी तरह की तस्वीरें दिखाता। इसी तरह की भीड़, इसी तरह लोग बिना मास्क के, इसी तरह लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। अब बीएमसी भी करे तो क्या करे? बीएमसी एक्शन लेती है, लेकिन जब तक एक्शन लिया जाता है, इंप्लीमेंट होता है, तब तक तो काफी देर हो जाती है। मैं कहूंगा कि मुंबई की मेयर ने बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, लेकिन न तो लोगों पर उनका बस चलता है और न सरकारी मशीनरी पर उनका बस चलता है। अब वो जितनी चाहे सख्ती कर लें, कोरोना तो फैल चुका और कोरोना किसी का इंतजार नहीं करता। इस वायरस की फितरत है तेजी से पांव पसारना, इसीलिए मुंबई में यह हाल है। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई एक अकेला ऐसा शहर नहीं है जहां कोरोना की सेकेंड वेव दिखाई दे रही है। कोरोना की सेकेंड वेव तो अब पूरे महाराष्ट्र को डस चुकी है। अब उद्धव ठाकरे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में पिछले साल मई के महीने जैसी तस्वीर वापस लौट आई है। जैसे उस वक्त पुलिस ड्रोन कैमरों से इलाकों पर नजर रखती थी कि लोग कहीं घर से बाहर तो नहीं निकल रहे, गलियों में तो नहीं घूम रहे। अब फिर वही हाल है। पुणे और नागपुर जैसे शहरों में हालत और भी खराब है। आज पुणे में 5000 से ज्यादा केसेस सामने आए। इसके साथ साथ नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, अकोला, नंदुरबार और जलगांव जैसे जिलों में भी इन्फेक्शन के केसेस तेजी से फैल रहे हैं। नागपुर में सिचुएशन कितनी खराब है मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, लेकिन आपको एक बार फिर से समझाता हूं। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 18,000 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से पिछले 3 दिन में ही 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से इफेक्ट हुए हैं। यह इन्फेक्शन बड़ा खतरनाक है। आज भी 3,000 से ज्यादा नए मरीजों का पता चला और यह हाल तब है जब नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा हुआ है। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सब बंद है। इसके बाद भी लोग हालात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत से दुकानदार चोरी छुपे दुकान खोलते हैं। बहुत से लोग छोटी छोटी गलियों में घर से बाहर घूमते रहते हैं, इन दुकानों पर जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए अब ड्रोन कैमरों की नजर
रखी जा रही है, उनसे मदद ली जा रही है। लगातार एरियल सर्विलांस हो रहा है, जिस गली में लोग दिख गए वहां एक्शन भी होता है। हम लोग चाहते हैं कि इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट कितना पड़ा है, कितने परसेंटेज लोग रोड पर कम आ रहे हैं, कितने बस्तियों में लोग कम आ रहे हैं, कितना मार्केट एरिया में कम आ रहे हैं, वो देखने के लिए हमको एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए, कि वो अपन रोड पे खड़े होकर नहीं देख सकते। इसके लिए हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपन ये देख रहे हैं कि कितने परसेंटेज लोग कम आए हैं और भीड़ भाड़ कितनी कम हो रही है। देखिए, वो भीड़ भाड़ की तो कार्रवाई हम लोग का जो बीट मार्शल्स हैं और पेट्रोलिंग व्हीकल है, कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करती है और उनको अपील करती है कि आप यहाँ पर भीड़ मत कीजिए, और जो लोग नहीं मानते उन पर कार्रवाई भी करती है। और ड्रोन्स के थ्रू अगर अपने को दिखता है कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वहाँ पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। परेशानी की बात है कि लोग हालात की गंभीरता को अभी भी नहीं समझ रहे। कई ऐसी शिकायतें सामने आई हैं जिनमें कहा गया कि कई एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट मार्केट में खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि पहले केसेस के बढ़ने की रफ्तार कम थी, इसलिए अफसरों ने भी होम क्वारंटीन वाले मरीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब प्रशासन की नींद टूटी है। अब फिर से उन घरों के बाहर होम क्वारंटीन वाले स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं जिनमें कोई कोरोना पेशेंट है। स्टिकर्स पर मरीज का नाम और होम आइसोलेशन का पूरा टाइम भी लिखा जाता है। इसके साथ साथ ये हिदायत दी जा रही है, अगर कोई मरीज होम क्वारंटीन के रूल्स तोड़कर बाहर निकला तो ऐसे मरीजों पर केस दर्ज होगा, 5,000 रुपए का फाइन भी लगाया जाएगा। जहां तक सख्ती की बात है तो इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। अकोला औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू है। कई शहरों में 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सभी सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार आधे खाली रहेंगे। ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। 31 मार्च तक सारे प्राइवेट ऑफिसेज में 50% आधे कर्मचारी ही काम करेंगे। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़े जरूर हैं, लेकिन इस बार वैक्सीन का कवच मौजूद है। इसके बावजूद लोगों को नियमों को तो मानना पड़ेगा। अगर रूल फॉलो नहीं हुए तो और सख्ती की जाएगी। कोरोना के मरीजों की संख्या तो पिछले साल सितंबर 2020 में भी बढ़ी थी, लेकिन आज हमारे पास कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है। ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच की तरह है। नागरिकों को वैक्सीन लगानी चाहिए। कोरोना को लेकर जो नियम तय किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन न फैले। लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो फिर आने वाले वक्त में और सख्ती की जाएगी। लोग कह रहे हैं कि सरकार की नींद तो टूटी, लेकिन बहुत देर से। उद्धव ठाकरे एक्शन में तो आए, लेकिन बहुत देर से। और जो कदम अब उठाए जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे जल्दबाजी में उठाए जा रहे हैं, और ये कदम भी मुसीबत का सबब बन गए हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। बीएमसी ने मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए जगह जगह मार्शल तैनात कर दिए हैं, लेकिन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है इसकी ट्रेनिंग इन मार्शल्स को नहीं है। नतीजा ये, अब सड़कों पर झगड़े और मारपीट होना आम बात हो गई है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, मुंबई के चारकोप इलाके से आई है। मास्क को लेकर चेकिंग अभियान चल रहा था। बीएमसी की विमेन मार्शल तैनात थी। मार्शल को एक महिला बिना मास्क के दिखी तो उसने पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में हाथापाई की नौबत आ गई।
मार्शल ने मास्क लगाने को कहा और जिससे मास्क लगाने को कहा उसने मार्शल की परवाह नहीं की, दोनों के बीच टकराव हुआ। और ऐसी कई घटनाएं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हुई हैं। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि जब देश में कोरोना के प्रकोप शुरू हुआ था तो भी सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में आए थे, और आज जब देश के ज्यादातर हिस्सों से कोरोना जाता हुआ दिख रहा है तो भी सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। पहले सरकार लापरवाह थी, फिर लोग बेपरवाह हो गए, केसेस बढ़े, डर बढ़ा तो दोनों कुछ दिन के लिए रास्ते पर आए। लेकिन पिछले 3-4 महीने से फिर से फुल लापरवाही का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र के लोग कहने लगे अब थक गए हैं, फटीग आ गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। जो मास्क लगाने को कहे उसे मारने दौड़ते हैं। 2 गज की दूरी रखना बंद हो गया है। लोगों के दिल से, दिमाग से कोरोना का डर जैसे खत्म हो गया है। मुझे लगता है यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर इतनी तेजी से फैल गया। और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है इसकी एक और बड़ी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 3 पार्टियों की सरकार है, कोई किसी की सुनता नहीं। सब पार्टियां अपने अपने मंत्रियों के साथ रहती हैं, मंत्री एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं। और पिछले साल भर में कोरोना के काल में महाराष्ट्र की सरकार ने इतनी सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस की है कि नेताओं के पास कोरोना पर पूरा ध्यान देने का वक्त नहीं है। आज जब मामला हाथ से निकल गया तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर आप नहीं मेरी बात मानेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थितियों में लॉकडाउन एक विकल्प है। राजनीति में महाराष्ट्र का क्या हाल कर दिया है, इसकी एक और बड़ी खबर अभी अभी मुंबई से आई है। अगले 24 घंटों में मुंबई पुलिस में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। बड़े से लेकर छोटे लेवल तक के अफसरों के ट्रांसफर की तैयारी हो रही है, लिस्ट बन चुकी है। शरद पवार के कड़े रुख के बाद अब महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस में ऑपरेशन क्लीन चलाने वाली है। असल में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उससे मुंबई पुलिस की इमेज को धक्का तो बहुत लगा है। और शरद पवार ने कह दिया इनफ इज इनफ, अब बहुत हो चुका, जो हो गया सो हो गया। अब पार्टी और सरकार की बदनामी सहन नहीं होगी। इससे सरकार सख्त रुख अपनाए। जो भी दागी हैं, जो भी आरोपी हैं, किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। शरद पवार ने आज अपनी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को दिल्ली तलब किया और उनसे साफ साफ कहा कुछ अफसरों के चक्कर में पुलिस फोर्स के दामन पर दाग लगाना ठीक नहीं है। सरकार को सफाई अभियान चलाना चाहिए। और शरद पवार की बात का असर हुआ। अनिल देशमुख उनसे मिलने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार मनसुख हिरेन की मौत को हत्या स्वीकार किया। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोसिव रखने और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में जो भी जांच हो रही है उनकी सरकार एनआईए का पूरा सहयोग कर रही है। माननीय मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। शरद पवार ने मुंबई पुलिस में सफाई अभियान के निर्देश दिए। इससे सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है शिवसेना को, क्योंकि सचिन वाजे के केस में शिवसेना के नेताओं पर ही उंगली लगातार उठ रही है। पहले तो सिर्फ बीजेपी शिवसेना पर हमले कर रही थी, लेकिन अब एनसीपी के रुख से भी शिवसेना की दिक्कत और बढ़ेगी। और इसका पहला नमूना आज दिख भी गया। जैसे ही एनसीपी के तेवर तल्ख हुए तो बीजेपी के नेताओं ने इस केस में सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लेना शुरू कर दिया। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नारायण राणे ने कहा सचिन वाजे को तो उद्धव ठाकरे का प्रोटेक्शन था,
इसलिए सबसे पहले उद्धव को इस्तीफा देना चाहिए, तभी असलियत सामने आ सकती है। उनको लाना, क्राइम में पोस्टिंग करना, और जिस तरह से उनको पुलिस डिपार्टमेंट से सहयोग था, शिवसेना में से सपोर्ट था, वो देखते हुए ये जो मनसुख हिरेन है उनकी हत्या हम समझते जो एविडेंस बार है कि सचिन वाजे का ही हाथ है। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं, उसने ही पहला इस्तीफा देना चाहिए, बाद में गृह मंत्री ने। बीजेपी के नेता बार बार मांग कर रहे थे कि मनसुख हिरेन की मौत की जांच भी एनआईए को देनी चाहिए, और शरद पवार के कड़े रुख के बाद यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि मनसुख हिरेन की मौत का केस भी एनआईए को सौंपा जाएगा। फैसला हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। अब तक मनसुख हिरेन की मौत की जांच करने वाली एटीएस ने इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज एनआईए को सौंपने की तैयारी कर ली है। असल में सचिन वाजे के केस में जिन पुलिस अफसरों से पूछताछ हुई है, जो सबूत सामने आए हैं, जो तथ्य पता चले हैं, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हैं, और ये सब सचिन वाजे की तरफ इशारा करते हैं। चूंकि मनसुख हिरेन की हत्या के केस में एटीएस सचिन वाजे की कस्टडी की मांग कर रही थी, एनआईए सचिन वाजे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मांग का विरोध कर रही थी। इसलिए अगर अब यह केस भी एटीएस से लेकर एनआईए को दिया जाता है तो सचिन वाजे की सुरक्षा की दिक्कत भी नहीं होगी। मनसुख हिरेन की मौत के बाद अब इन केसेस का सच सामने आने की सबसे अहम कड़ी सचिन वाजे ही बचे हैं। इसलिए जरूरी है कि सचिन वाजे पूरी तरह स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। महाराष्ट्र में अमरावती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा ने कहा, आने वाले दिनों में सचिन वाजे कई बड़े नामों का खुलासा कर सकता है, इसलिए उसकी पुख्ता सिक्योरिटी करनी होगी, क्योंकि हो सकता है सचिन वाजे के हैंडलर्स उसका हाल भी मनसुख हिरेन जैसा करने की कोशिश करें, और यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। अब जो प्रश्न आता है, अगर एनआईए ने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बाजू में नहीं रखा, सिक्योर नहीं किया, उनसे बचा के नहीं रखा, तो मनसुख हिरेन होने में सचिन वाजे का ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको, एनआईए को, कि आपने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बचा के रखना है और उन्हें सिक्योर करना है कि उनका मनसुख हिरेन होना नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में बहुत ऐसे बड़े लीडरों के नाम जो मातोश्री तक जाते हैं, वो नाम बाहर आएंगे। ये इंक्वायरी में इतनी पक्की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से उथल पुथल ये महाराष्ट्र में हो रही है और मुंबई में सीपी की तबादला किया जाता है, उससे साफ दिखाई देता है कि बड़े लीडरों का पॉलिटिकल इसमें, इस केस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे लगता है कि एनआईए ने सचिन वाजे को सिक्योर किया जाए, मुंबई पुलिस से दूर किया जाए। मुझे जानकारी मिली है कि मनसुख हिरेन की हत्या और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी करने के केस में एनआईए को कई अहम और पुख्ता सबूत मिले हैं, कई गवाह मिले हैं। अब एनआईए के पास इस बात का सबूत है कि मनसुख हिरेन की गाड़ी चोरी नहीं हुई थी। उसने सचिन वाजे के कहने पर अपनी स्कॉर्पियो को रोड के किनारे पार्क किया था और खुद गाड़ी की चाबी एपीआई सचिन वाजे को सौंपी थी। एनआईए को फुटेज मिला है जिसमें मनसुख हिरानी सीसीटीवी में कैब से उतरकर एक मर्सिडीज गाड़ी की तरफ जा रहा है। यह वही मर्सिडीज है जिसे सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। सीसीटीवी फुटेज में यह भी साफ दिख रहा है कि सचिन वाजे से मनसुख हिरेन ने गाड़ी में बैठकर करीब 10 मिनट तक बात की और फिर वहां से चला गया। एनआईए को सीडीआर से पता चला कि सचिन वाजे 4 मार्च तक लगातार मनसुख हिरेन के साथ कांटेक्ट में था। और इसके अलावा आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि कल सचिन वाजे की जो लैंड क्रूजर मिली थी, वो कार शिवसेना के एक नेता की थी। ये नेता शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। हालांकि जब राजीव सिंह ने उस नेता से बात की तो उनका कहना था इस कार को उन्होंने पहले ही बेच दिया था, उन्हें नहीं मालूम कि वो गाड़ी सचिन वाजे तक कैसे पहुंची।
एनआईए ने सफ़ेद रंग की एक लैंड क्रूज़र कार को भी जब्त किया था सचिन वजे की सोसाइटी से, लेकिन इस कार को लेकर खुलासा ये हुआ है कि ये कार भी शिवसेना के एक नेता की थी, भोसले परिवार से संबंध रखती थी और भोसले परिवार जो है शिवसेना की तरफ से चुनाव भी लड़ चुका है गुहागर से। सामने जो आप कार देख रहे हैं सफ़ेद रंग की MH02CC 101, ये भोसले परिवार की कार थी और भोसले परिवार का कहना है कि दरअसल उन्होंने ये कार जो है OLX.com पर बेच दी थी और उसके बाद में उन्हें नहीं पता कि ये कार सचिन वजे तक कैसे पहुंची। इंडिया टीवी ने भोसले परिवार के सदस्य से बात की, उनका कहना था कि वो सचिन वजे को जानते नहीं हैं, सचिन वजे से कभी मिले नहीं हैं। जब उनसे हमने ये सवाल भी पूछा कि सचिन वजे तो लंबे समय तक शिवसेना में रहे हैं, शिवसेना नेता रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, तो सचिन वजे से आप कभी मिले नहीं है, इसको लेकर कैसे माना जाए? तो उनका कहना था कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, हर किसी को पहचानना आसान नहीं है, वो सचिन वजे को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं। अब जरा देखिए, जो भी लग्जरी कार मिलती है जो सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहा था, वो सारी की सारी कारें ऐसी हैं जो ओनर बेच चुका था और उन्होंने एक कंपनी को बेची थी, इसलिए खरीदने वाला कौन है ये उन्हें पता नहीं चला। सचिन वाजे के पास 5 लग्जरी कार थी और ये सबको पता था। सचिन वाजे मनसुख हिरेन का दोस्त था, उसकी कार लेकर घूमता था, ये भी सबको पता था। सचिन वाजे घटना वाली रात मुकेश अंबानी के घर के बाहर खुद मौजूद था, मनसुख हिरेन को धमकाने में शामिल था, ये भी सबको मालूम था। सचिन वाजे 3 साल पहले भी एक्सटॉर्शन के केस में शामिल था, यह भी सबको पता था। तो भी सचिन वाजे पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबको यह भी पता था कि पुलिस से सस्पेंड होने के बाद 16 साल पहले वाजे शिवसेना में रहा था। क्योंकि सबको यह भी मालूम था कि शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ सचिन वाजे के करीबी रिश्ते थे। क्योंकि सबको यह भी पता था कि सचिन वाजे का रुतबा मुंबई की पुलिस में कमिश्नर के बराबर का था। तो फिर कौन एक्शन लेता, कौन सवाल पूछता, कौन पकड़ता और कौन सजा देता? सचिन वाजे इस बात को जानता था, बस उसकी कैलकुलेशन में एक गलती हुई। इस केस की जांच एनआईए के हाथ में आ गई। अगर एनआईए ना आती तो शायद यह केस दबा दिया जाता और सचिन वाजे की ये सारी असलियत इस अंदाज में सामने नहीं आती। आज बंगाल में ममता दीदी फिर बदली नजर आई। कल तक रैलियों में चंडी पाठ कर रही थी, लेकिन आज ममता ने कलमा भी पढ़ा। ममता के बदला अंदाज में आपको दिखाऊं इससे पहले 20 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच जो पढ़कर सुनाए आपको आपके। ममता बनर्जी की बात आपको बताऊं इससे पहले काम की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, आप बड़ी आसानी से आज की बात देख सकते हैं, इंडिया टीवी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। तरीका आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। अब आप बड़े आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के बिल्कुल साफ आज की बात देख सकते हैं, इंडिया टीवी पर खबरें देख सकते हैं, नॉन स्टॉप, कहीं भी कभी भी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ममता बनर्जी ने आज कैसे गजब कर दिया। बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें एक मुख्यमंत्री के मुंह से सुनकर हैरानी हुई। इस बार ममता बनर्जी स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव कैंपेन कर रही हैं। एक दिन में एक ही जिले में कैंपेन करती हैं। कल ममता बनर्जी ने पश्चिमी मिदनापुर में रैलियां की, आज वो पूर्वी मिदनापुर में थी। व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी हर रैली में अपनी चोट की बात करती हैं, फिर अपने स्ट्रगल की याद दिलाती हैं
और इसके बाद बीजेपी पर और खास पर मोदी पर हमला करती है। आज ममता ने यहां नया स्लोगन दिया, बीजेपी की विदाई का नारा। ममता ने बीजेपी को दंगाबाज पार्टी कहा। ममता ने कहा कि बंगाल के लोगों को दंगा करने वाले, नोटबंदी करने वाले, लुटेरे, दुर्योधन, दुशासन नहीं चाहिए। बिजन बिहारी विदाई दो बीजेपी के, विदाई दो बीजेपी के, विदाई दो चाइना बीजेपी के, चाइना मोदीर मुख दर्शन करते चाइना नोटबंदी चाइना दंगा चाइना लुटेरा चाइना दुर्योधन चाइना दुशासन चाइना मिर्जाफर चाइना বহিরাগত গুন্ডা চাইনা। ইলেকশনের আগে বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে আপনাদের ভয় দেখাবে, বুথ দখল করার চেষ্টা করবে। যারা প্রার্থী আছে মনে রাখবেন, যদি কোনো মেশিন খারাপ হয়ে যায় বা ইলেকশনের আগে শুরুতে যখন টেস্ট হয়, 30টা টেস্ট হয়, এজেন্টরা শুনে রাখুন, ওই 30টা টেস্টের পরে চালিয়ে দেয়, ওটা দুবার করে অন অফ হবে, তবে चालू হবে। क्योंकि बीजेपी ने बंगाल के इलेक्शन में परिवर्तन का नारा दिया है, तो पूरा कैंपेन परिवर्तन के थीम पर है। इसीलिए ममता ने कहा बीजेपी चोर पार्टी है, बीजेपी ने उनका नारा चुरा लिया है, असल में परिवर्तन हम करेंगे, बंगाल में जीतने के बाद दिल्ली में परिवर्तन करेंगे। সামনে একটা হালকা মাইক আছে, চোখে আপনারা ওটা দেখতে পাবেন না, ওটা হচ্ছে স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্ট। 2 লাইন বাংলা লিখে নিয়ে আসে আর নিয়ে এসে বলে কেমন আছো বাংলা। আমরা বলি বাংলা ভালো আছে, আপনি যান, আপনি দিল্লি সামলান। বলে পরিবর্তন আনবে, পরিবর্তন তো আমাদের স্লোগান, আমরা দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো, বাংলায় জিতে দিল্লিতে পরিবর্তন আনবো। পরিবর্তন 2011 আমার স্লোগান। তুমি চুরি করবে কেন, টুকলি করবে কেন, টুকলিবাজ বড় বড় কথা বলে, জোরদার জমিদার, দুরাচারী, সর্বনাশী, দাঙ্গাকারী, মা বোনদের উপর অত্যাচারী, কৃষকদের অধিকার কেড়ে নেওয়াকারী, ছাত্র যৌবন একটা চাকরি হয়নি, আরো 2 কোটি ছাত্র যৌবন বেকার হয়ে গেছে। आज ममता के अंदाज में एक और नई चीज दिखाई थी। अब तक की रैलियों में ममता सिर्फ दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ या सरस्वती वंदना करती थी, लेकिन आज ममता ने 3 रैलियां की और 3 रैलियों में कलमा भी पढ़ा, सभी धर्मों की बात की, सर्वधर्म संभाव के नाम पर वोट मांगे। আমি হিন্দু ভাই বোনেদের বলবো, মা আপনাদের আশীর্বাদ করুন। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের কাছে দোয়া চাইবো, বলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আমার খ্রিস্টান ভাই বোনেদের কাছে বলবো দেয়ার ইজ গড ইজ অলওয়েজ গুড। বুদ্ধ ধর্মদের কাছে বলবো বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर रैलियां कर रही थी, तो पहले 2-3 दिन तो बहुत जोश और तल्खी नहीं दिखी, लगा कि ममता को ये क्या हो गया। लेकिन आज ममता बनर्जी अपने असली स्टाइल में आ गई, पूरे फॉर्म में। ममता बनर्जी ने इसी एग्रेसिव अंदाज से एक जमाने में सीपीएम को उखाड़ के फेंक दिया था। इसी अंदाज से वो पिछले 2 चुनाव जीती थी और इस बार उनका मुकाबला पहली बार बीजेपी से है, तो माहौल थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा गर्म है। ममता को जवाब देने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में पहुंचे हैं। एक जवाब ऐसा था जो चुभने वाला था, ये आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में आज सबसे तीखा हमला किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी का एक नया मतलब बताया। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। टीएमसी का मतलब एक तो मुझे आप बता रहे थे, ट्रांसफर बाय मनी, टीएमसी ये पैसा खा जाते हैं। टीएमसी मतलब
लोगों के पास जो पैसा आता है उसको खा जाओ। बताओ मोदी जी पैसा भेजते हैं, आपको मिलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसा मिलता है क्या? ये टीएमसी वाले ही खा जाते हैं। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करना। टीएमसी का नया मतलब समझाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दीदी का मतलब भी समझा दिया। मुझे तो दीदी का एक दूसरा अर्थ भी समझ में आ रहा है। दीदी का अंग्रेजी में लिखे तो DIDI, अब DIDI 4 अक्षर है। इनका मतलब जब मैं देखता हूं तो डी मतलब डिक्टेटर, तानाशाह। दीदी तुम तानाशाह हो गई हो। आई मतलब इंसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना। और आई मतलब इनकम्पिटेंट, मतलब अयोग्य। आज मैं कह रहा हूं इस मंच पर मौन आके खड़े होकर, ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो, तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चौंक गए जब उनका स्वागत मोदी के नारों से हुआ। असल में अखिलेश यादव आज किसान बिल का विरोध करने और किसान महापंचायत में शामिल होने मथुरा आए थे। महापंचायत में शामिल होने से पहले वो राधा रानी मंदिर गए। मंदिर में जबरदस्त भीड़ थी। अखिलेश ने लोगों को वेव किया, हाथ हिलाया, लेकिन नारे सुनाई दिए मोदी के, तो अखिलेश को थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। हालांकि बाद में अखिलेश ने कहा कि कृष्ण की धरती से हलदर बलराम की पुकार उठी है, किसानों की महापंचायत देश का इतिहास बदलेगी। और इसके बाद अखिलेश यादव ने उल्टे पैर वापस लौटने में ही अपनी गनीमत समझी। और मोदी के ऐसे नारे सिर्फ अखिलेश यादव के सामने नहीं लगे। अखिलेश के साथ साइकिल पर बैठकर घूमने वाले राहुल गांधी के सामने भी कई बार मोदी के नारे लग चुके हैं। अब वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। नई दिल्ली में ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है जिससे इस्लामाबाद में बड़ी हलचल है? आज अजय डोवल और नरेंद्र मोदी से कौन मिलने आया जिससे पाकिस्तान में टेंशन हो गई? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।